एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। डीएसपी को अगवा करके अपने अड्डे तक पहुंचने में उन्हें 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। डीएसपी की आंखों की पट्टी तहखाने में पहुंचने के बाद खोली गई। तहखाने में सिर्फ छांगा और शारिक थे। डीएसपी ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जो कोई भी हो, कानून की इज्जत से नहीं बच सकोगे। उसके चेहरे पर अभी तक ढाटा बंधा हुआ था। छांगा ने भी कपड़े में मुंह छुपा लिया था। शारिक ने अपने चेहरे से ढाटा उतार दिया। मुझे पहचानते हो? वो डीएसपी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। अगर नहीं पहचान पाए तो आज से 11 साल पीछे चले जाओ, जब तुमने एक 12 साला बेगुनाह लड़के को उसके माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। डीएसपी गहरी नजरों से शारिक की तरफ देख रहा था और फिर उसका चेहरा धुआं हो गया। उसने शारिक को पहचान लिया था। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, पहचाना नहीं मुझे? तुम मुझे पहचान भी कैसे सकते हो? बात 11 साल पुरानी हो चुकी है। उस वक्त मैं बच्चा था और तुम एक इंस्पेक्टर। खिदमत, दयानत और फर्ज की पेशानी पर बदनुमा दाग। डीएसपी बोला, कौन हो तुम? तुम जो कोई भी हो, मुझे अगवा करके अच्छा नहीं किया। तुम कानून से नहीं बच सकोगे। शारिक बोला, कानून तुम्हारे बाप की जागीर है ना, जिसे अब तक तुम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे हो, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हारी ये वर्दी, शारिक ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, ये वर्दी तुम्हें शहरियों के जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए दी गई थी, लेकिन तुमने इस वर्दी के तकद्दुस को पामाल किया। कानून ने तुम्हें गुंडों, बदमाशों और माशरे के नापसंदीदा अनासिर से निमटने के लिए कुछ इख्तियारात दिए थे, लेकिन गुंडों, बदमाशों, डाकुओं और कातिलों को तो तुमने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उनकी सरपरस्ती करते रहे और वो इख्तियारात शरीफ लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। उनकी पगड़ियां उछालते रहे, उन्हें सरे बाजार नंगा करते रहे। और आज तुम मुझे उसी कानून की धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा कानून आज तुम्हें नहीं बचा सकेगा। डीएसपी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम हो कौन? वो शारिक को पहचान नहीं सका था, लेकिन उसके चेहरे के खौफनाक तासुरात ने उसे दहला कर रख दिया था। शारिक बोला, 11 साल पहले की वो रात याद करो, जब बारिश और तूफान कयामत बनकर इस शहर पर टूट पड़ा था। बादोबारा के उस तूफान में एक और तूफान भी आया था, जिसने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लोहारी दरवाजे के अंदर कूचा लाला हरनाम दास में रहने वाले एक फल फरोश और उसकी बीवी को नकाब पोशों ने उनके घर में घुसकर खंजरों के पै दर पे वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उनका कमसिन बेटा ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। उसने अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन कातिलों ने उसे भी कत्ल कर देना चाहा, मगर उसने छुप कर अपनी जान बचा ली। वो कमसिन और मासूम बच्चा उन कातिलों से तो बच गया, मगर तुम जैसे राशि और ईमान फरोश पुलिस ऑफिसर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश करके उसे कातिल साबित कर दिया, अपने माँ बाप का कातिल, और उसे उम्र कैद की सजा दिलवा कर जेल भिजवा दिया गया। वही बच्चा आज तुम्हारे सामने खड़ा है। 11 साल पहले वो बच्चा खामोश था, उसकी जबान गुंग हो गई थी, होंठ सिल गए थे, लेकिन आज उसे जबान भी मिल गई है और हाथों में इतनी ताकत भी है कि अपने माँ बाप के कातिलों की गर्दन मरोड़ सके। ये कहकर शारिक खामोश हो गया, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। डीएसपी बोला, तुम शफात अली के बेटे हो, वो जिसकी भाटी गेट पर फलों की दुकान थी? उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। शारिक बोला, हाँ, शुक्र है तुमने पहचान तो लिया। डीएसपी बोला, मैं बेगुनाह हूँ। उस वक्त शहादतें तुम्हारे खिलाफ थीं, खून आलूद खंजर तुम्हारे हाथ में था। तुमने अदालत में भी अपनी सफाई में जबान नहीं खोली। तुम्हें सजा का फैसला अदालत ने सुनाया था, मैंने नहीं। शारिक बोला, लेकिन मेरे खिलाफ सारे गवाह तो तुमने अदालत में पेश किए थे ना। वो लोग भी तुम्हारी तरह ईमान फरोश थे, वो भी बिक गए जैसे तुम बिक चुके थे। मुझे उस वक्त भी मालूम था और अब भी जानता हूँ, ये सब कुछ तुमने सलमान एडवोकेट के कहने पर किया था। आज तुम मेरे कदमों में पड़े हो, कल सलमान एडवोकेट भी इसी तरह मेरे कदमों में होगा। मैं अपने बाप के कातिलों और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। कोई मेरे इंतकाम से नहीं बच सकेगा। डीएसपी हकलाया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारे माँ बाप का कातिल नहीं हूँ। शारिक गुर्राया, लेकिन तुम उन्हें गिरफ्तार तो कर सकते थे, मगर तुम उन्हें कैसे पकड़ते? तुम तो चंद हजार रुपयों के इवज अपना ईमान बेच चुके थे, अपने आप को बेच चुके थे। आज तुम्हारे पास पहले से ज्यादा इख्तियारात हैं, लेकिन तुम्हारी ये वर्दी और तुम्हारे कंधों पर चमकते हुए ये स्टार
तुम्हें मेरे इंतकाम से नहीं बचा सकेंगे। मैं तुम्हें इस तरह सिसका कर मारूंगा कि तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। डीएसपी ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे नुकसान की तलाफी कर दूंगा। जितनी दौलत चाहोगे मुझसे ले लो। मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि सलमान एडवोकेट कहाँ है। उसने तुम्हारे माँ बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वो उस मकान पर कब्जा करना चाहता था। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। शारिक ने कहा, हैरत है, पुलिस का इतना बड़ा और बाइख्तियार ऑफिसर एक मामूली से शख्स से माफी मांग रहा है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम मेरे माँ बाप को वापस ला सकते हो, मेरी जिंदगी के 11 साल लौटा सकते हो, तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। डीएसपी बोला, ये कैसे मुमकिन है? शारिक के हलक से गुर्राहट निकली। तो फिर तैयार हो जाओ। तुमने मकाफाते अमल के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज मकाफाते अमल का वक्त आन पहुंचा है। तुम जिंदगी भर बेगुनाह और मासूम लोगों को जुल्म का निशाना बनाते रहे, उन पर तशद्दुद करते रहे, उनके घरों को उजाड़ते रहे। आज तुम्हारी बारी है। बताओ सलमान कहाँ है? वो कहाँ रूपोश है? शारिक ने खामोश होते ही पैर की एक भरपूर ठोकर उसकी पसलियों पर मार दी। डीएसपी कराहता हुआ दाईं तरफ लुढ़क गया। शारिक ने उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर पहले से ज्यादा जोरदार थी। डीएसपी बिलबिला उठा। शारिक को गुर्राया, तुम जितना चाहो चीख लो, तुम्हारी आवाज इस तहखाने से बाहर नहीं जाएगी और कोई तुम्हारी मदद को यहाँ नहीं आएगा। वो डीएसपी पर घूंसों और ठोकरों की बारिश करता रहा। इस दौरान चांगा खामोशी से एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। उसने अभी तक उन दोनों के मामले में मुदाखलत की जरूरत नहीं समझी थी। शारिक ने असलहे की पेटियों की तरफ इशारा किया। बोला, ये पेटियां देख रहे हो? इन पेटियों में असलहा भरा हुआ है और इन अलमारियों में हेरोइन के पैकेट सजे हुए हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले तुम और तुम जैसे लोग हैं। अब मैं वही बन गया हूँ जो तुम लोग मुझे बनाना चाहते थे। शारिक ने एक बार फिर उस पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। डीएसपी के होंठों और नाक से खून बह रहा था। शारिक का हर घूंसा और हर ठोकर उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर देते। छांगा ने पहली मर्तबा मुदाखलत करते हुए कहा, शारिक बाबू, आज के लिए इतना ही काफी है। मोटा ताजा आदमी है, कब्र तक जाने में कई दिन लगेंगे इसे। शारिक ने कहा, ठीक कहते हो छांगा, इसे इस सुतून के साथ बांधते हैं। इसकी जिंदगी इसी तहखाने में पूरी होगी। उन दोनों ने उसे सुतून के साथ बांध दिया। शारिक ने ये इत्मीनान कर लिया था कि वो उनकी अदम मौजूदगी में किसी तरह रस्सी की बंदिशें न खोल सके। शारिक एक बार फिर उसके सामने तन कर खड़ा हो गया। बोला, सलमान एडवोकेट कहाँ रूपोश है? मुझे उसका पता बताओ। डीएसपी ने जवाब दिया, वो फैसलाबाद में है। शारिक बोला, मुझे उसका पता बताओ। मुझे यकीन है कि तुम उसका पता जानते होगे, क्योंकि उस किस्म के आदमी तुम जैसे लोगों के लिए आमदनी का मुस्तकिल जरिया होते हैं। तुम यकीनन उसे भी ब्लैकमेल करते रहे होगे और तुम्हें उसका पता मालूम होगा। डीएसपी बोला, वो पीपल्स कॉलोनी में रहता है, रहमानिया मस्जिद के करीब। मुझे उसके मकान का नंबर मालूम नहीं है। वो उसके साले का मकान है। वो खुद बहुत कम घर से बाहर निकलता है। उस इलाके के लोग भी उसे नहीं जानते। शारिक ने पूछा, उसके साले का नाम क्या है और वो क्या करता है? डीएसपी ने कहा, उसकी साबुन साजी की फैक्ट्री है। उसका नाम गुलाम नबी है। रहमानिया मस्जिद के आसपास किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें उसके घर का पता चल जाएगा। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी मालूमात रखी हैं तुमने अपने शिकार के बारे में। वो भी जल्द ही यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। शारिक ने छांगे को इशारा किया। वो दोनों तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद वो मजार के गुंबद से निकलकर एक कमरे में आ गए। छांगे ने कहा, अब सो जाओ शारिक बाबू, सुबह देखना शहर में क्या हंगामा मचता है। शारिक कोई जवाब दिए बगैर फर्श पर बिछी हुई दरी पर लेट गया। उसने एक तकिया खींचकर अपने सर के नीचे रख लिया था। छांगा किसी दूसरे कमरे में चला गया और शारिक तन्हा दरी पर लेटा सूरत हाल के बारे में सोचने लगा। जेल से निकलने के बाद शेरा पहलवान ने और पुलिस ने उसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेलने की कोशिश की थी। गो वो इन तागूती कुव्वतों के सामने भरपूर मज़ाहमत करता रहा था, मगर अपने आप को नहीं बचा सका था और आज वो जराइम की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। उसे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर वो चाहे भी तो वापस नहीं पलट सकता। वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। छांगा ने महज हमदर्दी की बिना पर उसका साथ नहीं दिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि छांगा उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। छांगा जैसे लोग बिला मकसद किसी की मदद नहीं किया करते। वो अगर वापस भी जाना चाहेगा तो छांगा दीवार बनकर उसका रास्ता रोक लेगा। बाहर गंभीर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में कभी कभार किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दे जाती। शारिक पहले एक दो मरतबा तो इस आवाज पर चौंका, लेकिन फिर वो इन आवाजों का आदी हो गया। छांगा का असल काम तो वही था जिसमें अब शारिक भी शरीक हो गया था, लेकिन ये अड्डा तांगों का तवेला था। इस अहाते में कमोबेश 30-35 तांगे थे जो सबके सब छांगे की मिल्कियत थे। कोचवान यहाँ से तांगे किराए पर हासिल करके दिन भर शहर में चलाते। इन कोचवानों में से बेशतर छांगे के एजेंट थे जो कोचवानी के साथ हेरोइन भी फरोख्त करते।
सुबह 4:30 बजे तवेले में कोचवानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई कोचवान आता और अपना तांगा तैयार करके ले जाता। शारिक दरी पर लेटा ये आवाजें सुनता रहा और फिर उसकी पलकें नींद से बोझल होने लगी। शारिक की आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। इस मुख्तसर से कमरे में और कोई नहीं था। वो कुछ देर तक दरी पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही फासले पर एक कुशादा चबूतरा था जिस पर चटाइयों का साइबान सा बना हुआ था। 12 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा था। ये दरअसल एक कब्र का चबूतरा था। किसी जमाने में उस चबूतरे के वस्त में एक कब्र हुआ करती थी, लेकिन अब कब्र का नामो निशान मिट चुका था और यह चबूतरा बारादरी का काम देता था। अक्सर कोचवान और छांगा के आदमी यहाँ बैठे गपशप करते रहते थे। उस वक्त भी 3-4 आदमी वहां बैठे हुए थे। उनमें 2 तो कोचवान थे और 2 छांगा के आदमी, जिनमें एक जीरा भी था। वो चारों ताश खेल रहे थे। शारिक को देखकर जीरे ने वहीं से आवाज लगाई, आओ शारिक बाऊ, बड़ा सोए हो तुम? शारिक बोला, हाँ, रात को देर तक नींद नहीं आई। पानी कहाँ है? मुझे मुंह हाथ धोना है। जीरे ने कहा, मजार के पिछली तरफ नलका है, उसी तरफ चले जाओ। शारिक मजार के दूसरी तरफ चला गया जहां एक छोटा सा होज बना हुआ था। होज के किनारे हैंड पंप लगा हुआ था। एक आदमी हौज पर एक घोड़ी को नहला रहा था। शारिक पंप के करीब हौज के किनारे पर बैठ गया। वो आदमी घोड़े को छोड़कर शारिक के करीब आ गया। बोला, मैं पंप चलाता हूँ शारिक बाबू, तुम आराम से मुंह हाथ धो लो। और वो हैंड पंप चलाने लगा। शारिक ने एक नजर उस आदमी की तरफ देखा और मुंह हाथ धोने लगा। कुछ देर के बाद वो दोबारा चबूतरे की तरफ आ गया जहां जीरा वगैरह बैठे हुए थे। जीरे ने कहा, नाश्ता क्या करोगे शारिक बाबू? मुजंग के पाए बड़े मशहूर हैं, नान और पाए, मजा आ जाता है। वैसे अगर तुम चाहो तो लस्सी, कुलचा, डबल रोटी, मक्खन, अंडा, जो चाहो मंगवाया जा सकता है। शारिक ने कहा, मक्खन, डबल रोटी और चाय मंगवा लो। फिर बोला, छांगा कहाँ है? जीरे ने कहा, वो बागबान पूरे गया है। निक्के पहलवान ने आदमी भेजा था उसे बुलाने के लिए। फिर जीरे ने जेब से 50 का नोट निकाल कर एक आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओए जाओ, शारिक बाबू के लिए नाश्ता लेकर आ। चाय फुल सेट लेकर आना, हम भी पियेंगे। बैठ जाओ शारिक बाबू। आखिर में उसने शारिक को इशारा किया। शारिक वहीं दरी पर बैठ गया। आधे घंटे के बाद वो आदमी नाश्ता लेकर आ गया। शारिक ने वहीं बैठकर नाश्ता किया। उनके चारों तरफ घोड़ों की लिद और बू फैली हुई थी, मगर शारिक इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। शारिक ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, ये निक्का पहलवान कौन है? उसका नाम छोटा पहलवान तो नहीं? जीरा बोला, निक्का पहलवान बड़ा जीदार आदमी है, यारों का यार है, यहाँ आता रहता है। तुम उसे मिलकर खुश होगे। छांगे से बड़ी दोस्ती है उसकी जीदारी का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि कई मर्तबा पुलिस मुकाबले हुए हैं, लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया। शारिक जैसे अचानक कुछ याद आने पर बोला, ओ हाँ, तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है? जीरा बोला, पड़ा होगा कहीं कोने में। ये कहते हुए उसने आंख से इशारा किया। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो दूसरों के सामने डीएसपी का तस्करा नहीं करना चाहता। जीरे ने कहा, वैसे शारिक बाबू, आज शहर में बड़ी गर्मा गर्मी है, बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्यों, कोई खास बात है? हालांकि वो जीरे का मतलब अच्छी तरह समझ चुका था। जीरे ने कहा, सुना है रात को किसी डीएसपी का किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस उस डीएसपी की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। कई आदमियों को पकड़ के बंद कर दिया गया है। शारिक बोला, यहाँ तो छापे का खतरा नहीं है। जीरा बोला, खतरा तो है शारिक बाबू, लेकिन यहाँ पुलिस को क्या मिलेगा? वैसे एहतियात बड़ी जरूरी चीज है। छांगे ने सारे आदमियों को इधर उधर कर दिया है। मैं भी तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। मैं गुजरा वाले जा रहा हूँ, तुम भी 1-2 दिन इधर उधर हो जाओ और ये अपने पास रख लो। छांगा दे गया है। उसने 2000 रुपए के नोट शारिक के हाथ में थमा दिए। शारिक ने जीरे की तरफ देख कर सरगोशी की, और उसका क्या होगा? जीरा बोला, वो 2 दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तकरीबन आधे घंटे बाद शारिक तवेले से निकल रहा था। गली में मोटरों के तमाम वर्कशॉप्स खुले हुए थे। लोग मामूल के मुताबिक अपने काम धंधों में मसरूफ थे। शारिक गली से निकलकर चौक पर आ गया। एक तांगे पर 4 सवारियां बैठी हुई थी और तांगे वाला स्टेशन की आवाजें लगा रहा था। शारिक अगली सीट पर 2 आदमियों के साथ बैठ गया। कुछ ही देर के बाद एक और आदमी पिछली सीट पर बैठ गया। शारिक ने मुड़कर देखा, वो जीरा था। जीरा रास्ते में ही किसी जगह उतर गया। शारिक स्टेशन तक तांगे में बैठा रहा। स्टेशन पर तांगे से उतरकर वो सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके रेलवे स्टेशन के पिछली तरफ जीटी रोड पर आ गया। यहाँ बागबानपुरा की तरफ जाने वाले तांगों की लेन लगी हुई थी। वो सबसे आगे वाले तांगे में बैठ गया और कुछ ही देर बाद 6 सवारियां पूरी हो जाने पर तांगा हरकत में आ गया। शारिक सिंहपुरा के मोड़ पर उतर गया। यहाँ से एक सड़क सिंहपुरा की तरफ चली गई थी और दूसरी मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप की तरफ। उस सड़क के मोड़ पर एक छोटा सा मजार था जिस पर हरे झंडे लहरा रहे थे। धूप तेज थी। कुछ लोग उस मजार के करीब टाली के एक दरख्त के साए में खड़े थे। शारिक सड़क पार करके कुछ देर उस दरख्त के नीचे खड़ा रहा और जब उसे इत्मीनान हो गया कि किसी ने उसका ताकुब नहीं किया
तो वो मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। उस सड़क के दाईं तरफ एक छोटा सा मैदान, उसे मुल्हिक रुई प्लांट और उससे आगे गंदे पानी का वसीओ अरीज जोहड़ था और बाईं तरफ वसीओ अरीज कोठियां थीं। शारिक इन्हीं कोठियों के दरमियान एक गली में घुस गया और फिर बल खाती हुई गलियों से होता हुआ टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे किसी गली में दाखिल हो गया। गली के तीसरे मकान के सामने रुककर उसने इधर उधर देखा और फिर कॉल बेल का बटन दबा दिया। दरवाजा शाहिद ने खोला था। वो शारिक को देखते ही दरवाजे से हट गया। अंदर से मरियम की आवाज आई, कौन है शाहिद बेटा? शाहिद ने जवाब दिया, शारिक भाई आए हैं माँ जी। शारिक अभी निस्फ सेहन में था कि मरियम कमरे से निकल आई। उसने आगे बढ़कर शारिक को गले से लगा लिया और फिर उसकी पेशानी पर बोसे देने लगी। शारिक मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी आप तो यूं चूम रही हैं जैसे मैं बहुत अरसे के बाद परदेश से आया हूँ। मरियम ने कहा, तुम जितनी देर मेरी आंखों से ओझल रहते हो जान सूली पर टंगी रहती है बेटा। वो उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। शारिक ने जवाब दिया, अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ जी। अब शारिक ना तो इतना बुज़दिल है और ना ही कमजोर कि जिसका दिल चाहे आकर ठोकरे मारना शुरू कर दे। मरियम ने पूछा, इन चंद रोज में कोई खास बात हो गई है बेटा? शारिक ने जवाब दिया, माँ जी यहाँ हमेशा कमजोरों और बेबसों को दबाया जाता है। ताकतवर को लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं, या यूं कहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अब मेरे हाथ में भी एक लाठी आ गई है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, रजिया कहाँ है? उसकी आवाज नहीं आई। मरियम बोली, पड़ोसियों की लड़की से उसकी दोस्ती हो गई है। वो रजिया की हम उम्र है। वो सुबह मिलने के लिए आई थी। रजिया के साथ बाजार गई है कुछ चीजें लेने के लिए, बस आने वाली होगी। शारिक बोला, मैंने रात को जो बात आपको समझाई थी वो आपने रजिया को भी समझा दी है ना? मरियम ने कहा, हाँ बेटा मैंने रजिया को अच्छी तरह समझा दिया था। वो समझदार लड़की है, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगी। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि शाहिद चाय लेकर आ गया। उसने एक एक कप दोनों के सामने रख दिया और कालीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। शारिक ने पूछा, तुम यहाँ बोर तो नहीं हो रहे? शाहिद ने जवाब दिया, नहीं शारिक भाई, यहाँ मामी जी के पास रहकर कौन बोर हो सकता है। और फिर रजिया बहन है, आप तो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। ऐसे प्यार करने वाली माँ और ऐसी जान छिड़कने वाली बहन। मैं कल रात से इनकी बातें सुन रहा हूँ, दोनों की जबान पर बस आपका ही जिक्र रहता है। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ शाहिद, ऐसी प्यार करने वाली हस्तियां तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती हैं। शाहिद गहरा सांस लेकर बोला, सच कहते हो शारिक भाई। शाहिद फैसलाबाद का रहने वाला था। वो मैट्रिक पास था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। चंद साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया। बाप ने तो दूसरी शादी कर ली। उस औरत का अपना भी एक बेटा था। उसने शाहिद के साथ रिवायती सोतेली माँ का सलूक शुरू कर दिया। बाप जो शाहिद पर जान छिड़कता था वो भी उससे लापरवाह हो गया। शाहिद ने सोतेली माँ और सोतेले भाई की मारपीट से तंग आकर बिलाखिर एक रोज घर छोड़ दिया। वो 1 साल तक इधर उधर की ठोकरें खाता, फिर सुहेल के होटल में मुलाजिम हो गया। सुहेल का रवैया आम लोगों से मुख्तलिफ था। वो यहाँ आ गया और अपनी शराफत और ईमानदारी की वजह से उसने जल्द ही सुहेल का एतमाद हासिल कर लिया। उसकी वजह से सुहेल को भी कुछ सहूलत मिल गई। कई मरतबा काम के सिलसिले में सुहेल को 2-3 रोज के लिए शहर से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ। ऐसे मौकों पर शाहिद ही होटल का सारा काम संभालता था और उसने कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की थी। उसकी शराफत और ईमानदारी की वजह से ही सुहेल ने उसे यहाँ भेजा था।